गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे कि अगर किसी भी मैटर को तोड़ते जाएं मीन्स उसको डिवाइड करते जाएं कंटिन्यूसली, तो फाइनली वो कहाँ तक टूट सकता है और वह किस चीज़ से बना है, क्या ये हम लोग जान पाएंगे? या फिर अलग अलग मैटर किन किन चीज़ों से मिलकर के बने हैं, क्या वो हम लोग जान पाएंगे? तो इन्हीं सब कुछ सवालों के साथ आइए स्टार्ट करते हैं आज का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। लेट्स गो। एंशिएंट इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स की बात करें तो वे हमेशा से ही अननोन चीज़ों के बारे में जानने को उत्सुक रहते थे। मीन्स जो हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते उनके बारे में भी जानने के लिए वे जिज्ञासा व्यक्त करते थे, उत्सुक रहते थे। और इसी दौरान उन्होंने सोचा कि अगर किसी भी मैटर को हम लोग कंटिन्यूसली ब्रेक करते जाएं, तोड़ते जाएं, तो इवेंचुअली हम लोगों को क्या मिलेगा? तो इसी में एक पहला नाम आता है इंडियन फिलोसफर्स का, महर्षि कनाड। महर्षि कनाड इन्होंने क्या बोला? महर्षि कनाड जो थे ये आज से लगभग 500 BC, ये हम लोग 500 BC मीन्स ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले की बात कर रहे हैं, 500 BC के आसपास के थे। और इनका कहना था कि अगर हम लोग किसी भी मैटर को तोड़ते जाएं, मीन्स इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम लोग किसी भी मैटर को, मैटर से यहाँ पे मतलब है पदार्थ, अगर हम लोग किसी भी पदार्थ को तोड़ते जाएं तो हम लोगों को कंटिन्यूसली स्मॉलर एंड स्मॉलर, छोटा से छोटा चीज़, छोटा से छोटा पार्टिकल्स मिलते चला जाएगा, स्मॉलर एंड स्मॉलर, एंड इवेंचुअली या अल्टीमेटली हम लोग एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाएंगे जब इनको फर्दर डिवीज़न करना पॉसिबल नहीं होगा। और फाइनली हम लोग कह सकते हैं अल्टीमेटली एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएंगे जब इनको फर्दर डिवीज़न पॉसिबल नहीं होगा, फर्दर डिवीज़न नहीं किया जा सकता है। मीन्स किसी भी मैटर को, किसी भी पदार्थ को अगर हम लोग तोड़ते जाएं, उसको छोटा से छोटा करते जाएं कंटिन्यूसली, तो अल्टीमेटली हम लोग ऐसे सिचुएशन या ऐसा स्टेज में पहुंच जाएंगे जब उनको और आगे तोड़ा नहीं जा सकता। और इसी इनडिविजिबल सब्सटेंस को ही, इसी इनडिविजिबल सब्सटेंस को ही नाम दिया गया परमाणु। महर्षि कनाड ने क्या बोला कि अगर हम लोग किसी भी मैटर को, मैटर बोलें या इसी को बोला गया पदार्थ, अगर हम लोग किसी भी मैटर को या पदार्थ को तोड़ते जाएं, उसके स्मॉलेस्ट पार्ट में तोड़ते जाएं, तो अल्टीमेटली एक ऐसा स्टेज आएगा जब हम लोग उसको और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, और आगे ब्रेक नहीं कर सकते। और इसी इनडिविजिबल सब्सटेंस को ही एक नाम दिया गया, एक वर्ड दिया गया जिसे परमाणु कह दिया गया। फिर आगे चल करके एक और फिलोसोफर हुए जिनका नाम था पाकुदा कात्यायान, और उन्होंने क्या बोला? पाकुदा कात्यायान ने क्या बोला? तो इन्होंने बोला इनका कहना था कि जो महर्षि कनाड जिसे परमाणु कह रहे हैं, मीन्स ये जो परमाणु है, परमाणु ये एक्चुअली में नॉर्मली एग्जिस्ट करता है कंबाइंड फॉर्म में। कंबाइंड फॉर्म में मतलब कि ये जो परमाणु है ये नॉर्मली एग्जिस्ट करता है
नॉर्मली एग्जिस्ट करता है कंबाइंड फॉर्म में, कभी भी ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और यह हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। और इसी के वजह से हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर देखने को मिलते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर देखने को मिलते हैं। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि महर्षि कणाद जो कि एक इंडियन फिलोसोफर थे, इन्होंने बोला कि हम लोग पदार्थ को तोड़ते जाएं तो इवेंचुअली वो इतना छोटा पार्ट में टूट जाएगा कि उसका फर्दर डिवीज़न पॉसिबल नहीं होगा, और उसे इनडिविजिबल मीन्स अविभाज्य, इनडिविजिबल अविभाज्य सब्सटेंस को ही, अविभाज्य तत्व को ही उन्होंने परमाणु नाम दिया। आगे चल करके पाकुदा कात्यायान ने बोला कि ये जो परमाणु होते हैं वो हमेशा नॉर्मली एग्जिस्ट करता है कंबाइंड फॉर्म में, और तब तरह तरह के मैटर ऑफ स्टेट्स हम लोगों को देखने को मिलता है। कंबाइंड फॉर्म कहने का मतलब ध्यान रखना है कि हम लोग इमेजिन करते हैं कि मान लीजिए अपने को चाय पीना है, तो चाय बनाने के लिए मिनिमम क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो एक तो हो जाएगा पानी, दूसरा चाय पत्ती, और तीसरा चीनी। तो ये तीन चीज़ें जब आपस में मिलेंगी तब कहीं एक नया चीज़ बनेगा जिसे हम लोग कह देते हैं चाय। अब देख सकते हैं कि ये अपने आप में एक चीज़ है, सिंगल चीज़ ही है, लेकिन इसको बनाने के लिए जैसे ही हम लोग चाय बोलेंगे तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये तीनों ऑटोमेटिक उसमें कंबाइन हो जाएंगे। जैसे हम लोग चाय बोल रहे हैं ये तीनों ऑटोमेटिक उसमें कंबाइन हो जा रहे हैं। तो ध्यान रखना है। इसी तरह से पाकुदा कात्यायान ने भी बोला कि परमाणु जो है वो नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में, मीन्स वो ऑलरेडी कंबाइन होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, और इसी के वजह से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर अपने को देखने को मिलता है। इन्हीं सब बातों को ग्रीक फिलोसफर्स ने जो है उन्होंने भी अपनाया, और उन्होंने भी सेम बातें कही, जिसमें दो ग्रीक फिलोसफर्स का नाम आता है। दो ग्रीक फिलोसफर्स का नाम आता है डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। तो इन्होंने भी, ये जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, इन्होंने भी सेम बातें कही। क्या कि अगर हम लोग डिवाइड करते जाएं पदार्थ को, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, सेम बातें इन्होंने भी बोला है, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम लोग किसी भी मैटर को डिवाइड करते जाएं तो एक स्टेज आएगा जिसके बाद उसका फर्दर डिवीज़न पॉसिबल नहीं होगा। तब अल्टीमेटली हम लोग एक स्टेज पर पहुंचेंगे जब उसका फर्दर डिवीज़न पॉसिबल नहीं होगा। और ये जो फर्दर डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, डिविजिबल अब नहीं है, मीन्स इसी नॉट डिविजिबल सब्सटेंस या इनडिविजिबल सब्सटेंस, अविभाज्य इनडिविजिबल सब्सटेंस को ही उन्होंने क्या बोल दिया, एटम्स। बस यहाँ पे अंतर ये है कि ये इंडियन फिलोसोफर थे तो इन्होंने बोल दिया परमाणु, लेकिन ये यूरोपियन फिलोसोफर्स हैं डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, तो इन्होंने परमाणु ना बोल के इसी परमाणु को ही इन्होंने क्या बोल दिया, एटम्स बोल दिया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्या क्या और एटम्स के बारे में हम लोगों को जानने का मौका मिलेगा इस चैप्टर में, वो देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है कि एटम्स जो हैं वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये तो इंडियन फिलोसफर्स ने बता दिया था, लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट को ये बातें कब पता चली, तो हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे वो है 18th सेंचुरी। एटीन्थ सेंचुरी के एंड की अगर हम लोग बात करें तो 18th सेंचुरी के एंड में आकर के जितने भी साइंटिस्ट थे इनको पता चला कि एलिमेंट जो होते हैं और कंपाउंड होते हैं वे एक्चुअली अलग अलग होते हैं। 18th सेंचुरी के लास्ट या एंड ऑफ द 18th सेंचुरी में हम लोगों को क्या पता चलता है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं
और कंपाउंड होते हैं वे एक्चुअली अलग अलग होते हैं, साइंटिस्ट ने पहचाना, रिकग्नाइज किया। और तब कुछ साइंटिस्ट का नाम आता है जैसे कि रॉबर्ट बॉयल की अगर हम लोग बात करें, जिन्होंने फर्स्ट साइंटिस्ट था जिन्होंने एक वर्ड यूज़ किया एलिमेंट, और एंटोनी लॉरेंट लेवोइजियर, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिफाइन किया कि एक्चुअली एलिमेंट होता क्या है, या मतलब डेफिनेशन दिया। डेफिनेशन किसने दिया? तो डेफिनेशन तैयार किया गया था एंटोनी लॉरेंट लेवोइजियर के द्वारा, और रॉबर्ट बॉयल वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एलिमेंट वर्ड का सबसे पहले यूज़ किया है। और इसके अकॉर्डिंग, एंटोनी लॉरेंट लेवोइजियर के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि एलिमेंट क्या होते हैं? तो एलिमेंट जो होते हैं वो बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं। क्या बोला गया था कि बेसिक फॉर्म होते हैं किसका? मैटर का, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। तो ये इतने बेसिक फॉर्म, इतने बेसिक हैं कि इनको जो है सो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, इनको और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता इनटू सिंपलर सब्सटेंस। मीन्स लेवोइजियर के अकॉर्डिंग एलिमेंट किसे कहा गया? तो एलिमेंट किसी भी मैटर का वह बेसिक फॉर्म है, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको और हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, और उसको इन्होंने बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको और आगे तक नहीं तोड़ा जा सकता सिंपल फॉर्म में, ये इन्होंने बोला। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि तोड़ नहीं सकते हैं, या एलिमेंट जो होते हैं वे टूट नहीं सकते, तो नया सब्सटेंस कैसे बनेगा? तो एलिमेंट तोड़ा नहीं जा सकता या वे टूट नहीं सकते, पर आपस में जुट तो सकते हैं, मीन्स कंबाइन तो कर सकते हैं। और यहीं से फिर स्टार्ट होता है कि जैसे ही एलिमेंट, चूँकि टूट तो नहीं सकते, तो वे जुट जाते हैं, और जैसे ही जुटते हैं तब एक नया चीज़ बन करके सामने आता है जिसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं। तो कंपाउंड किसे कहते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं कि कंपाउंड वैसे सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से अधिक एलिमेंट, जो दो या फिर दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं, दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं। और ये जो दो या दो से अधिक एलिमेंट जो आपस में मिलेंगे वे एक्चुअली में केमिकली कंबाइन करते हैं, ये एक्चुअली में केमिकली कंबाइन होते हैं, मीन्स इसको फिजिकली किसी भी मेथड से सेपरेट या अलग नहीं किया जा सकता, केमिकली कंबाइन होते हैं, और साथ ही साथ हमेशा फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन होते हैं, केमिकली भी कंबाइन होते हैं और फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। मीन्स हम लोगों ने क्या देखा कि 18th सेंचुरी में आकर के जो बात आज से 2500 साल पहले इंडियन फिलोसोफर्स ने बोला था, हम लोगों को आज से लगभग 300 साल पहले पता चला, और 18th सेंचुरी के एंड में आकर के साइंटिस्ट्स को पता चलता है कि एक्चुअली एलिमेंट और कंपाउंड जो है वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो एलिमेंट किसे कहा गया? तो एलिमेंट को डिफाइन करते हुए एंटोनी लॉरेंट लेवोइजियर ने बोला कि एलिमेंट वह बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको हम लोग और आगे तोड़ नहीं सकते, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, और उसी चीज़ को इन्होंने एलिमेंट के नाम से डिनोट किया। नेक्स्ट हम लोग देखें, अगर एलिमेंट तोड़ नहीं सकते तो उनको तो आराम से जोड़ा जा सकता है, मीन्स कंबाइन कर सकते हैं वे। तो कंबाइन कैसे करते हैं? तो जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं तब कंपाउंड का निर्माण होता है। कंपाउंड क्या होते हैं? तो वे सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से बने होते हैं, और ये दोनों ही सब्सटेंस जो है वो केमिकली कंबाइन करते हैं और हमेशा फिक्स्ड रेशियो में ही होते हैं। तो यहाँ पे एक नया सवाल उभर करके सामने आया कि ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये जो कंबाइन हो रहे हैं एलिमेंट, वो कॉम्बिनेशन आखिर हो कैसे रहा है? मीन्स यहाँ पे फिर से क्वेश्चन राइज किया गया और बोला ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन जो हो रहा है एलिमेंट्स का, ये कॉम्बिनेशन जो हुआ वो कैसे हो रहा है? जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो
कैसे हो रहा है, तो ये चीज़ प्लस कंबाइन क्यों कर रहे हैं एलिमेंट, वाई, साथ ही साथ जब कंबाइन हो रहे हैं तो क्या होता है। एलिमेंट जो कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पहला कि वो कैसे कंबाइन हो रहे हैं, दूसरी बात यहाँ पे सवाल आता है कि क्यों कंबाइन कर रहे हैं या क्यों कंबाइन हो रहे हैं, और तीसरा जब कंबाइन करते हैं या कंबाइन होते हैं तो क्या होता है। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। और इन्हीं सब क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ऑफ कोर्स, चूँकि लेवोइजियर जो थे, एंटोनी लॉरेंट लेवोइजियर, इन्होंने डिफाइन किया कि एलिमेंट क्या होता है, तो इन्होंने ही कुछ नियम दिए, दो इम्पॉर्टेंट रूल्स दिए कि कैसे एलिमेंट कंबाइन करते हैं, क्यों कंबाइन करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं वे दो बेसिक से नियम ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन जो है, केमिकल कॉम्बिनेशन, इसके रिगार्डिंग एंटोनी लॉरेंट लेवोइजियर ने दो इम्पॉर्टेंट नियम दिए। टू इम्पॉर्टेंट रूल्स। क्या क्या था, तो एक तो उन्होंने कह दिया लॉ ऑफ, रूल्स ज़्यादा से बेटर होगा, लिख दें, लॉज दिए। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और दूसरा उन्होंने दिया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया, एलसीएम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग बोला गया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो हम लोग मास का क्रिएशन कर सकते हैं और ना ही मास का डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मीन्स वी कैन neither be created nor be destroyed in any chemical reaction। मीन्स मास को ना तो हम लोग वी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। मीन्स हमेशा कोई भी केमिकल रिएक्शन जब भी होगा, सपोज ए प्लस बी, ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाया, ए बी, तो इसका जो मास होगा और इसका जो मास होगा, मीन्स जो रिएक्टेंट का जो मास होगा वो इक्वल होगा किसके, तो मास ऑफ प्रोडक्ट। और जितने भी केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं इक्वेशन, वे सभी इक्वेशन को हम लोगों को इसलिए भी बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ती है ताकि हम लोग ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करवा सकें, क्योंकि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा ही क्या होता है, इक्वल होता है। तो जब भी कभी स्केलेटल इक्वेशन मिल जाए या अनबैलेंस्ड इक्वेशन मिल जाए तो हम लोगों को उसको बैलेंस करना पड़ता है, सो दैट वी कैन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और दूसरा क्या बोला गया, तो इसमें बोला गया कि जब भी केमिकली कंबाइन होते हैं कोई भी सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस, तो उसमें जो अलग अलग एलिमेंट कंबाइन होते हैं
एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा, एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है वह हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही होता है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही होता है। किसके? तो ऑफ देयर मास, मास के फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। मीन्स अभी जो हम लोगों ने देखा था कि जो एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड बना रहे हैं, तो वे जो कंपाउंड बनाते हैं उस कंपाउंड में रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास, दोनों का ही मास क्या होता है? इक्वल होता है या सेम प्रोपोर्शन में ही होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लॉज में क्या कहा गया, एक बार समराइज कर लेते हैं। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके तहत बोला गया कि हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास का न तो क्रिएशन कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, चाहे वो रिएक्टेंट का हो। यहाँ पे देख सकते हैं ये दो रिएक्टेंट रिएक्शन करके और फिर एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो ये दोनों का ही मास क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। और यही वजह है कि हम लोगों को केमिस्ट्री में जितने भी इक्वेशन आते हैं सभी को बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा बोला गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके तहत बोला गया कि एलिमेंट जो है, जो कंबाइन करते हैं, वे हमेशा उनके मास का एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है। मास का जो प्रोपोर्शन होता है वे फिक्स होता है। मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग H2O की बात करें तो हाइड्रोजन का मास होता है 1 और 2 हाइड्रोजन है इसलिए इसका मास हो गया 2 और ऑक्सीजन का मास हो गया 16। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपने को नज़र आएगा 1:8। मीन्स जब भी हम लोग वाटर लें, चाहे वो वाटर कहीं से भी लिया गया हो, उसमें हमेशा ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा वो 1:8 ही होगा। आगे चल के इसी को और अच्छे से क्लियर किया गया, इलेबोरेट किया गया जोसेफ लुइस प्राउस्ट के द्वारा। और आइए देखते हैं उनके द्वारा क्या बोला गया था। तो ये जो दो लॉज अभी हम लोगों ने देखा था, मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इन्हीं दो लॉज का यूज़ करके, इन्हीं दो लॉज के आधार पर जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट ने अपना एक एटॉमिक थ्योरी दिया। और नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो है जॉन डाल्टन जो थे, इन्होंने क्या किया कि जॉन डाल्टन जो थे एक ब्रिटिशर्स थे और इन्होंने जो दो लॉज दिए, उन्हीं दो लॉज के आधार पर अपना एक थ्योरी दिया जिसे कहा गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और इस थ्योरी के आधार पर इन्होंने क्या बोला, तो कुछ पॉइंट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। पहला इन्होंने क्या बोला कि जितने भी मैटर्स हैं, ऑल मैटर्स, जितने भी मैटर्स हैं, ऑल मैटर्स, वे सभी बहुत छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं। वेरी टिनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं। जितने भी मैटर होते हैं वे बहुत छोटे से पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं और इन्हीं पार्टिकल्स को उन्होंने बोला एटम्स। साथ ही उन्होंने क्या बोला कि जो एटम्स होते हैं वे हमेशा इनडिविजिबल होते हैं। मीन्स उनको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। मीन्स ना एटम को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय। मीन्स ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मीन्स हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो ये बोला गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या बोला गया था। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, एक्चुअली किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम लोग जो है सो ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ बोला गया कि एटम्स जो होंगे
ये पहला पॉइंट क्या बोल दिया गया कि जितने भी मैटर होते हैं वे बहुत छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिसको उन्होंने एटम्स कहा। और एटम्स जो होते हैं वे जॉन डाल्टन के अनुसार इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, जिनको न तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला, तो इन्होंने बोला कि एटम्स जो होते हैं, कोई भी गिवन एलिमेंट का अगर हम लोग एटम की बात करें तो जो एटम होते हैं वे आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। किसके रिगार्डिंग, तो आइडेंटिकल होते हैं रिगार्डिंग देयर मास और केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरी बात उन्होंने क्या बोला कि जितने भी एलिमेंट हैं गिवन एलिमेंट, तो वे हमेशा ही उनका मास और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वे एक जैसा होता है, आइडेंटिकल होता है। मीन्स कोई भी अगर हम लोग कंपाउंड की बात करें तो उसका मास हमेशा सेम ही होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम ही होगा। लेकिन अगर हम लोग अलग अलग एलिमेंट लें, मीन्स एलिमेंट सेम एलिमेंट है E1 और E1, तो अगर सेम एलिमेंट है तो इन दोनों का मास जो होगा वह सेम ही होगा और दोनों का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा वह भी सेम होगा। लेकिन अगर हम लोग अलग अलग एलिमेंट लें E1 और E2, तो यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट का अपना अलग अलग मास होगा और अपना अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा। तो ये दो स्टेटमेंट दिया गया। और क्या बातें बोली गई जॉन डाल्टन के द्वारा, तो ध्यान रखना है नेक्स्ट बात कि केमिकल कॉम्बिनेशन जो होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन में जो पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं वे हमेशा स्मॉलेस्ट होल नंबर में कंबाइन करते हैं। मीन्स केमिकल कॉम्बिनेशन जब होता है टू फॉर्म एनी कंपाउंड, तो केमिकल कॉम्बिनेशन में हमेशा एलिमेंट जो होते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन में एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो हमेशा अपने स्मॉलेस्ट होल नंबर में ही कंबाइन करते हैं, स्मॉलेस्ट होल नंबर में ही कंबाइन करते हैं, स्मॉलेस्ट होल नंबर में ही कंबाइन करते हैं और तब कहीं जा कर के वे क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। साथ ही साथ इन्होंने और क्या बोला, तो जॉन डाल्टन ने एक लास्ट पॉइंट और क्या कहा था कि किसी भी कंपाउंड में, कोई भी कंपाउंड अगर हम लोग बात करें तो जो भी कंपाउंड लेंगे उसमें रिलेटिवली नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं और मास जो होता है, नंबर ऑफ एटम्स और उनका प्रकार, टाइप्स जो होता है वो हमेशा सेम ही होता है। लास्ट पॉइंट उन्होंने बोला कि जो हम लोग कंपाउंड लेते हैं, हर एक कंपाउंड में जो एटम्स होंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि कंपाउंड किस चीज़ से बने होते हैं, तो दो या दो से अधिक एलिमेंट से बने होते हैं, या कह लो दो या दो से अधिक कंपाउंड एटम से मिलके बने होते हैं। तो ये जो कंपाउंड है इसके जो एटम्स होंगे इनका नंबर रिलेटिवली सेम होता है, सेम ही होगा, सेम नंबर होते हैं और सेम टाइप के होते हैं, सेम काइंड। मीन्स अगर H2O की बात करें तो जब भी H2O हम लोग कहीं से भी लें, कहीं से भी H2O लें, उसमें हमेशा ही हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम मिलेंगे ही मिलेंगे, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही एटम मिलेंगे केवल। तो ये बातें कही गई थी जॉन डाल्टन के द्वारा। मीन्स हमेशा ये नंबर और काइंड्स जो होगा ये दोनों चीज़ आपस में क्या होंगे, तो कांस्टेंट होंगे। हमेशा ये दोनों चीज़ क्या होंगे, तो कांस्टेंट होंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि जॉन डाल्टन ने कुछ कुछ स्टेटमेंट दिया अपने एटॉमिक थ्योरी में। इन्होंने क्या बोला कि जितने भी मैटर होते हैं, जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग जितने भी मैटर होते हैं वे सभी स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बने होते हैं, और वे स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बने होते हैं जिसको इन्होंने एटम्स कहा। और एटम्स जो होते हैं वे इनडिविजिबल पार्टिकल होते हैं, मीन्स जिनको फर्दर हम लोग न तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि जब भी एलिमेंट कंबाइन करने के लिए, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वे हमेशा कंबाइन करते हैं स्मॉलेस्ट
होल नंबर में। मीन्स अगर सपोज बात करें कि आज क्लास में कितने बच्चे आए, तो इसका आंसर हम लोग कभी भी इंटीजर्स में या पॉइंट में नहीं दे सकते, हमेशा इसका आंसर हम लोग होल नंबर में ही देंगे। तो उसी तरह से एटम्स भी जब कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं तो वे हमेशा स्मॉलेस्ट होल नंबर में ही कंबाइन करते हैं। और बाकी दो बात क्या थी कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद जो कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं उनका नंबर और उनका प्रकार हमेशा सेम ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट ही रहता है। तो ये सब कुछ बातें थी जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बताई गई थी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को देखना है, व्हाट इज एन एटम। एटम होता क्या है? व्हाट इज एन एटम, एटम होता क्या है? तो बुक में सीधा सीधी लिख दिया गया है, एटम क्या होते हैं? तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर होते हैं। एटम्स क्या होते हैं? तो वी कैन डिफाइन एटम एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, जितने भी मैटर हैं। एटम्स क्या होते हैं? तो एटम होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, जितने भी एटम हैं वो सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर होते हैं। उसी तरह से हम लोग देखते हैं, अगर ये सभी मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मीन्स सभी मैटर जो है वह एटम से ही मिलके बना है, तो एटम खुद कितने छोटे होते हैं या उनका साइज क्या होता है, तो वे कितने छोटे होते हैं या उनका साइज क्या होता है, इसको हम लोग लेकर के यहाँ एनसीईआरटी में कुछ कंपैरिजन दिया गया है और उसमें बताया गया है कि एक्चुअली में एटम कितने छोटे होते हैं। तो एटम का जो रेडियस हम लोग बात करें, तो एटम का जो रेडियस होता है वह हम लोग नैनोमीटर में मेज़र करते हैं, नैनोमीटर में मेज़र करते हैं। और 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। इसे कंपेयर किया गया है जैसे कि हाइड्रोजन से, H2O के मॉलिक्यूल से, या जो साइज होता है उनसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन सब चीज़ों से कंपेयर किया गया है। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो मेनली हम लोग फोकस करते हैं अल्फ़ाबेट पे। सपोज ये हम लोगों ने एक एलिमेंट लिख दिया H, एक और एलिमेंट, एक और अल्फ़ाबेट लिखा, एक और लेटर हम लोगों ने लिखा H और इसके साथ कंबाइन कर दिया O। एक और हम लोग लिखते हैं यहाँ पे H, G और B। गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक ही लेटर यूज़ हुआ है, यहाँ पे 2 लेटर्स यूज़ हुआ है, यहाँ पे 3 लेटर्स यूज़ हुआ है। यहाँ पे एक नंबर लिख देते हैं 2। तो अब यहाँ से हम लोगों को समझ में आता है कि सबसे बड़ा, जब इसको इग्नोर कीजिए अभी, तो यहाँ पे चूँकि सिंगल एक ही लेटर है, एक ही लेटर है, लेकिन यहाँ तो 2 लेटर है, यहाँ 1 लेटर है, यहाँ पे 2 लेटर है, और यहाँ पे कितने लेटर्स हैं इंग्लिश के? तो 3 लेटर्स हैं। तो सबसे बड़ा साइज किसका हो गया? इसमें 3 लेटर्स हैं, तो सबसे बड़ा ये 3 हो गया, उसके बाद बड़ा ये 2 हो गया, और उसके बाद ये। इट मीन्स क्या हो गया? सबसे छोटा साइज जो होता है पार्टिकल्स का या मॉलिक्यूल्स का, वो सबसे छोटा साइज किसका होता है? तो हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का सबसे छोटा साइज होता है। उसके बाद हाइड्रोजन से बड़ा साइज होता है किसका? वाटर का। और इससे भी, वाटर से भी बड़ा साइज होता है किसका? हीमोग्लोबिन। और फिर बुक में दिया गया है सैंड एंड एंट। तो ये सब तो हम लोग आँखों से देख सकते हैं, तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कौन बड़ा है। मेनली इन तीनों में कंपैरिजन हम लोगों को देखना था। तो सबसे बड़ा पार्टिकल्स किसका? तो हीमोग्लोबिन का। इन तीनों में सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा पार्टिकल्स हीमोग्लोबिन का, उससे छोटा पार्टिकल्स वाटर का, उससे छोटा पार्टिकल्स हाइड्रोजन का। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे देखेंगे कि इनका जो कंपैरिजन किया गया है, इन तीनों में एक्चुअली एटम्स का साइज क्या है। तो जल ही जीवन है हम लोग सुने हैं, तो और हम लोग भी एटम से ही बने। तो एटम का भी रेडियस जो है वो हाइड्रोजन के जो रेडियस होगा, हाइड्रोजन का जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स का जो रेडियस होगा उसी के बराबर है। मीन्स 10⁻⁻⁹
9 मीटर। यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स का साइज कितना होता है या कंपाउंड का साइज कितना होता है, तो 10⁻⁻9 मीटर। ये इससे बड़ा है, तो बड़ा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो साइज होता है वो 10⁻10 होता है और इसका 10⁻8 होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, मीटर में है सभी। तो हम लोग कैसे यहाँ पे आसानी से याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉरी यहाँ पे ये उल्टा हो गया, 10 और ये 8। तो इस तरह से हाइड्रोजन के पार्टिकल्स से बड़ा होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स, और इससे भी बड़ा होता है हीमोग्लोबिन के पार्टिकल्स, और इससे भी बड़ा होता है सैंड के पार्टिकल्स, और सैंड से भी बड़ा है एंट, और एंट से भी बड़ा होता है फिर एप्पल। तो ये कंपैरिजन दिया गया था। मीन्स कि एटम्स क्या होते हैं, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके, तो जितने भी मैटर हैं दुनिया में, जितने भी मैटर एग्जिस्ट करते हैं उन सभी का, जितने भी मैटर एग्जिस्ट करते हैं उन सभी का जो है सो बिल्डिंग ब्लॉक्स एटम्स ही होता है। तो एटम्स खुद कितने बड़े होते हैं, तो एटम्स का जो रेडियस है, रेडियस कहने का मतलब ये सर्कल, तो सर्कल में किसी भी परिधि से लेकर के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है इसी को रेडियस कह देते हैं, और इसी रेडियस को एटम्स का रेडियस मान लिया गया है इतना मीटर। तो रेडियस किस चीज़ में मेज़र किया जाता है, तो वो नैनोमीटर में मेज़र किया जाता है, और 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 10⁻⁹ मीटर होता है। फिर एक कंपैरिजन किया गया था, इस कंपैरिजन में दिखाया गया था कि हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे सबसे छोटे होते हैं, इससे बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है वाटर का, इससे बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है हीमोग्लोबिन का, और इससे भी बड़ा मॉलिक्यूल्स होते हैं सैंड के, और फिर एंट एंड एप्पल रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से हम लोगों ने एटम्स के साइज को भी देख लिया। अब चलते हैं कि एटम्स, जब स्टार्टिंग में जब एटम्स के बारे में पता चला तो एटम्स को हम लोग डिफाइन कैसे किए, या फिर एटम्स को सिंबलाइज कैसे किए। तो एटम का सिंबल की अगर हम लोग बात करें तो सिंबल के रिगार्डिंग भी 2 साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट रूप से सामने आते हैं। उसमें एक नाम तो आता है जॉन डाल्टन और एक बर्जीलियस का। मीन्स अगर हम लोग एटम के सिंबल की बात करें, सिंबल, तो इसके रिगार्डिंग 2 साइंटिस्ट को ध्यान रखना है, एक जॉन डाल्टन और एक बर्जीलियस। तो जॉन डाल्टन ने क्या बोला, जॉन डाल्टन ने जितने भी एटम्स थे, चूंकि एटम्स की संख्या उसमें बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो एटम्स में जितने भी सिंबल यूज़ किया गया वो एक स्पेसिफिक संकेत, स्पेसिफिक सिंबल यूज़ किया गया अलग अलग एलिमेंट्स को दिखाने के लिए। मीन्स क्या कह सकते हैं हम लोग कि फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे, जॉन डाल्टन was the first scientist who used a specific symbol, जिन्होंने हर एक एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स थे उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा वेरी स्पेसिफिक सिंबल का यूज़ किया। और वे सिंबल्स क्या थे, तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि इन सब सिंबल्स का यूज़ किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा, इन सब सिंबल्स का यूज़ किया गया था। उसी तरह से बर्जीलियस की अगर हम लोग बात करें तो बर्जीलियस जो है आजकल जो मॉडर्न टाइम में जो एटम्स का हम लोग जो यूज़ करते हैं सिंबल, वह दिया गया था बर्जीलियस के द्वारा। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हम लोग जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट का सिंबल हम लोग उसके नाम पर ही रख सकते हैं। उसके नाम मीन्स कि जितना भी एलिमेंट होगा उसका 1 या 2 लेटर्स का यूज़ करेंगे, 1 या फिर 2 लेटर्स का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, तो उसको सिंबलाइज करेंगे। जैसे कि इनके अकॉर्डिंग जैसे सिंबल दिया गया हाइड्रोजन तो H, जैसे हीलियम तो HE,
मीन्स अगर यहाँ पे हाइड्रोजन का H है और हीलियम का भी H ही रहता तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता। इसलिए इन्होंने बोला कि हम लोग इंग्लिश के फर्स्ट लेटर या फिर 2 लेटर को एक साथ रखेंगे और तब हम लोग सिंबल के तौर पे यूज़ करेंगे इसे। तो हीलियम का हो जाएगा HE, ना कि HE। मीन्स यहाँ पे जो सिंबल हम लोग यूज़ करेंगे तो उसमें हमेशा पहला लेटर, अगर किसी एलिमेंट में एक ही लेटर है, जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें एक ही लेटर है तो ये तो कैपिटल में ही होगा। लेकिन अगर किसी एलिमेंट में 2 लेटर्स होंगे जैसे सोडियम या हीलियम, तो सोडियम को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत तरीका है लिखने का, ऐसे नहीं लिख सकते। सोडियम के लिए हम लोग को केवल पहला वर्ड जो है, पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा और दूसरा लेटर स्मॉल होगा। तो इस तरह से इन्होंने बोला कि हम लोग एलिमेंट का सिंबल यूज़ कर सकते हैं। और इन्होंने यूज़ किया था इंग्लिश, जितने भी इंग्लिश के जो लेटर्स हैं उसका यूज़ किया गया था। लेकिन क्या हमारे पीरियोडिक टेबल में देखें जितने भी एलिमेंट हैं तो क्या वे सिर्फ अपने नाम जो उनका है, जैसे Na हम लिखे और इसको हम लोगों ने पढ़ा सोडियम, तो कहीं ना कहीं इसका तो SO इस टाइप का कुछ सिंबल होना चाहिए था, लेकिन हम लोग लिखते हैं Na। तो ऐसा क्यों? तो ये जो हम लोग सिंबल यूज़ कर रहे हैं, जितने भी एलिमेंट हैं इनका जो सिंबल यूज़ कर रहे हैं वे कौन कौन से लेटर से हैं? तो कुछ तो हैं इंग्लिश से, मैक्सिमम जितने हैं वे इंग्लिश लेटर या इंग्लिश लेटर्स ही यूज़ होते हैं। किसी किसी का लैटिन में भी हम लोग यूज़ करते हैं या फिर जर्मन। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस से इनका सिंबल को लिया गया। मैक्सिमम एलिमेंट का जो सिंबल यूज़ करते हैं वे इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ही लिए गए हैं, इंग्लिश लेटर्स से ही लिए गए हैं और कुछ लैटिन से भी लिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये सब जो एलिमेंट है यहाँ पे टोटल 9 या 10 एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है उन सभी का नाम लैटिन में जो रखा गया था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे नाट्रियम, इसी को हम लोग कह देते हैं सोडियम। जैसे औरम, इसी को हम लोग कह देते हैं चांदी, सिल्वर। जैसे अर्जेंटम, इसी को हम लोग कह देते हैं सोना। जैसे फेरम, इसी को हम लोग कह देते हैं आयरन। तो ये बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं, मीन्स 9-10 के आसपास आप देख सकते हैं जिनका डेरिवेशन, जिनका सिंबल का डेरिवेशन एक्चुअली लैटिन से हुआ है। जर्मन से अभी तो बुक में दिया नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, सिंबल के मामले में 2 साइंटिस्ट का नाम इम्पॉर्टेंट है। एक तो जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एक स्पेसिफिक सिंबल का यूज़ किया टू इंडिकेट एनी पर्टिकुलर एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को इंडिकेट करने के लिए, दिखाने के लिए उन्होंने एक सिंबल का यूज़ किया। उसके बाद आजकल जो हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं उसमें जनरली 1 लेटर या 2 लेटर्स का यूज़ किया जाता है। तो वो सिंबल किसके द्वारा दिया गया था? तो बर्जीलियस के द्वारा दिया गया था कि जितने भी एलिमेंट होंगे उसका आप 1 या फिर 2 लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। जो एलिमेंट 1 लेटर्स में है तो वहाँ पे कैपिटल ही होगा, लेकिन जो 2 लेटर्स यूज़ किया जाता है जिसमें, वहाँ पे केवल फर्स्ट लेटर जो है ये कैपिटल में होगा और सेकेंड जो लेटर होगा वो स्मॉल में होगा हमेशा। जैसे आयरन अगर लिखना है तो आयरन का हो जाता है फेरम, FE। ये गलत तरीका हो गया, दोनों कैपिटल लिख दिए तो ये गलत हो गया। यहाँ पे हमको लिखना होगा FE। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सिंबल क्या होता है, किसके द्वारा दिया गया। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 2 तरह के जो सिंबल दिए गए, इसमें से आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं बर्जीलियस के द्वारा जो दिया गया था सिंबल, वो तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्चुअली में डिसाइड कर रहा है कि कौन सा सिंबल को यूज़ करेंगे या कौन सा सिंबल को यूज़ नहीं करेंगे? तो यहाँ पे एक नाम आता है IUPAC। IUPAC का नाम आता है और ये IUPAC का मतलब ध्यान रखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये जो IUPAC है एक्चुअली यही रिकमेंड करता है कि कौन सा सिंबल यूज़ करना है। मीन्स ये है क्या? तो IUPAC की अगर हम लोग बात करें तो ये एक्चुअली में एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल
साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। और इसका काम क्या है? तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अलग अलग देश के साइंटिस्ट शामिल होते हैं, बैठते हैं, और इसका काम 3 तरह का है। मीन्स मेनली काम है अप्रूव करना। क्या अप्रूव करना? तो अप्रूवल देना। किस चीज को? तो पहला, किसी भी एलिमेंट का नाम, कि कोई भी एलिमेंट है या साइंस में कोई भी एलिमेंट या नाम उसका। दूसरा, सिंबल, और एक्चुअली उसका क्या यूनिट होगा, ये यूनिट। इन तीनों चीज़ को अप्रूवल किसके द्वारा दिया जाता है? तो IUPAC के द्वारा दिया जाता है। यह एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रूव करता है। सिंबल के मामले में अगर हम लोग बात करें तो यहीं पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग कुछ सिंबल्स, हम लोगों ने जैसा कि अभी देखा कि मैक्सिमम सिंबल्स हम लोग यूज़ करते हैं वह इंग्लिश लेटर्स के ही यूज़ करते हैं, इंग्लिश लेटर्स के ही यूज़ करते हैं, और कुछ हैं वो है लैटिन के। यूनिट की बात करें, जैसे कि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन ही होगा, तो ये कौन डिसाइड करेगा? तो IUPAC। या एटॉमिक मास यूनिट मीन्स एटम्स का जो भी मास होगा वो AMU में या U में अब कह लें, तो वो कौन डिसाइड करता है? तो IUPAC। या फिर नाम क्या होगा किसी भी एटम का या एलिमेंट का? क्या होता था कि जनरली जितने भी एलिमेंट होते थे, पहले नामकरण कैसे होता था? तो जिस जगह पे मिलते थे उसी के अकॉर्डिंग नाम रख दिया जाता था। जैसे साइप्रस में एक एलिमेंट मिला था जिसे हम लोग कॉपर के नाम से जानते हैं अभी, तो वो साइप्रस देश में मिला था। ये मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ है ये। तो वहाँ पर ये जो था साइप्रस नाम का जगह, वहाँ पे कॉपर मिला, इसलिए उसका नाम ही रख दिया गया क्यूप्रिक या क्यूप्रस। तो इस टाइप से हम लोग पहले करते थे कि जहाँ पे या एलिमेंट मिलता था उसी जगह के नाम पे रख दो नाम, या फिर उसके कलर के अकॉर्डिंग नाम रख दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब IUPAC के द्वारा नाम रिकमेंड किया जाता है, सिंबल भी बताया जाता है और यूनिट भी डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट इसके आगे टॉपिक हम लोग देखेंगे कि जितने भी एटम्स होते हैं एक्चुअली में उनका एटॉमिक मास हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। हम लोगों ने देखा एटम्स के बारे में जो थ्योरी दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा, या फिर एटम्स के बारे में और भी चीज़ें जो बताई गई थी बाद में IUPAC, बर्जिलियस, ये सब के द्वारा। तो अब हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि एटम का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वह बिल्कुल खाली होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं कंटिन्यूसली। साथ ही साथ वहाँ पे ये जो बड़ा सा रेड कलर का दिख रहा है उसी को हम लोग कह देते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में एक्चुअली में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वे चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास सिंपल, हम लोग अगर एटॉमिक मास की बात करें तो ये सम होता है ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। लेकिन जैसा कि डाल्टन जो थ्योरी दिया गया था डाल्टन के द्वारा, तो उन्होंने कहा था कि जितने भी एलिमेंट होते हैं वे आइडेंटिकल होते हैं किसके रिगार्डिंग? तो उनके मास के रिगार्डिंग। साथ ही साथ यहाँ पे जो हम लोग यूज़ करेंगे एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए, जैसे कोई तराजू है सपोज, वो बैलेंस आप देखिए तो उस बैलेंस में क्या है, वो तराजू में क्या है कि एक साइड तो हम लोग क्या करेंगे, कोई बटखरा यूज़ करेंगे, कोई सा भी बटखरा यूज़ कर सकते हैं इन सब में से, या फिर कोई एक बटखरा यूज़ करेंगे और दूसरे साइड हम लोग क्या करेंगे, तो दूसरे साइड हम लोग कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट रख देंगे। और इस तरह से हम लोगों को पता चल जाएगा कि किसी एक बटखरे के रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट का या उस वस्तु का या उस सब्जी बोल लें, फल बोल लें, उसका क्या वजन है, क्या वेट है, तो वो हम लोग आसानी से पता
कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो एटॉमिक मास जो कैलकुलेट किया जाना था या कैलकुलेट किया गया, उसके लिए बटखरे का प्रयोग किया गया और बटखरे के तौर पर ऑक्सीजन का, वेट के तौर पर किसका यूज़ किया जाने लगा, ऑक्सीजन का। तो एटॉमिक मास जो सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बटखरे के तौर पे या वेट के तौर पे जिसका यूज़ किया गया, वह एलिमेंट था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही क्यों, और सब एलिमेंट क्यों नहीं? तो ऑक्सीजन इसलिए, इसके पीछे का रीज़न था कि ऑक्सीजन जो होता है वह एक्चुअली मैक्सिमम एलिमेंट्स के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाता है, आसानी से रिएक्ट करता है और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। ऑक्सीजन ही क्यों? तो वह ऑक्सीजन वैसा एलिमेंट है जो आसानी से अलग, किसी भी अलग एलिमेंट या दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म करता है। साथ ही साथ दूसरा रीज़न ये था कि जो ऑक्सीजन होते हैं उनसे जो भी हम लोग एटॉमिक मास यूनिट जो भी हम लोग का मिलता है, जो भी मिलता है मैक्सिमम एलिमेंट्स का वो होल नंबर में आता है। तो ये दो रीज़न थे जिनके वजह से हम लोग किसका यूज़ करते थे, तो ऑक्सीजन का यूज़ करते थे। लेकिन अभी क्या, अभी भी हम लोग ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं? तो नहीं, अभी हम लोग यूज़ करते हैं, अभी हम लोग कार्बन 12 का जो आइसोटोप्स है, इसका यूज़ करते हैं, कार्बन 12 का जो आइसोटोप्स है। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली मैंने लिखा है कार्बन 12, इसका मतलब 12 के अलावा भी कोई कार्बन होता है क्या? तो ध्यान रखना है, कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स क्या होता है? तो आइसोटोप्स मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जो एटम का एटॉमिक नंबर होगा वो सेम होगा और एटॉमिक मास जो होगा वो अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। आइसोटोप्स किसे कहते हैं? तो आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास अलग अलग होता है। अब ये एटॉमिक मास अलग अलग क्यों होता है? तो ध्यान रखना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं, न्यूट्रॉन्स बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं। तो इस तरह से कार्बन 12 एक हुआ और कार्बन के दो आइसोटोप्स हो गए, कार्बन C6H12 और एक कार्बन C6H14। ये दो आइसोटोप्स हो गए। आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास अलग अलग। यहाँ पे ध्यान रखना है, आप इस इमेज में आराम से देख सकते हैं कि इस इमेज में और इसमें बेसिकली क्या अंतर है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 6 ही हैं, 6 हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इमेज है ये कार्बन 12 के न्यूक्लियस का है और ये जो इमेज है वह कार्बन 14 के न्यूक्लियस का है। तो इन दोनों ही इमेज में आपको आसानी से दिख गया होगा कि आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वे वैरी करते हैं, इस वजह से मास वैरी करता है, लेकिन एटॉमिक नंबर वैरी नहीं करता है। दोनों में ही एटॉमिक नंबर 6 है। अब ये एटॉमिक नंबर मैंने बोला एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर हमेशा ही बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। जैसा कि दोनों इमेज में आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? सेम ही है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, लेकिन इसमें देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ न्यूक्लियस में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वे अलग अलग शेल में चक्कर लगाते रहते हैं। और ये जो टॉपिक है एटॉमिक नंबर और ये जो है कि कैसे मास नंबर कैलकुलेट करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे।
तो कार्बन 12 का तो यूज हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया एज ए वेट, वेट के तौर पे यूज करेंगे। मीन्स इस तराजू में देखें तो एक साइड हम लोग क्या बिठा देंगे, कार्बन 12 के न्यूक्लियस से एक एटम को एक में रखेंगे और दूसरे साइड किसी दूसरे एलिमेंट को रख देंगे। फिर से मैंने क्या बोला, कार्बन 12 के न्यूक्लियस से एक प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन को हम उठाएंगे, एक एलिमेंट को उठाएंगे, एक एटम को उठाएंगे सॉरी, और इस एक एटम को हम लोग रख देंगे इस तराजू के एक साइड में, और दूसरे साइड में हम लोग किसी भी एक दूसरे एलिमेंट को रखेंगे, कार्बन के अलावा किसी भी एलिमेंट को। तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि कार्बन 12 के 1/12 एटम से 1/12 क्यों, क्योंकि यहाँ 12 में से किसी एक को हम लोग रख रहे हैं, 12 में से किसी एक को। जैसे कि इतना सारा बटखरा है तो उसमें हम लोग किसी भी चीज़ को वेट करने के लिए सबको एक साथ नहीं चढ़ा देते हैं, हम लोग किसी एक का ही यूज़ करते हैं। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को उठाएंगे और उसको रखेंगे सिर्फ, और उसके रिगार्डिंग देखेंगे कि कार्बन 12 के 1/12 एटम से कितना ज़्यादा या कम है। मीन्स कार्बन 12 के 1/12 एटम के वेट से कितना ज़्यादा या कम है। और इस तरह से हम लोग हर एक एलिमेंट को बारी बारी से रखते जाएंगे। एक साइड कार्बन 12 का एक न्यूक्लियस का एक एटम और दूसरे साइड अलग अलग एलिमेंट को जब रखते जाएंगे तो इक्वली जब वेट करते जाएंगे और हम लोग नोट करते जाएंगे। तो इस तरह से कार्बन 12 का क्या यूज़ है हम लोगों ने देखा। क्या कार्बन 14 का कोई यूज़ नहीं है, इसका यूज़ तो एटॉमिक मास कैलकुलेट करने में होता है, लेकिन कार्बन 14 का क्या में यूज़ किया जाता है। तो कार्बन 14 जो होता है इसका हम लोग एक्चुअली में यूज़ करते हैं कोई भी फॉसिल फ्यूल का डेट निकालने में। मीन्स कार्बन डेटिंग आपने सुना होगा, तो ये जो कार्बन डेटिंग है एक्चुअली इस कार्बन डेटिंग में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, C14 का यूज़ करते हैं। इसके बारे में हम लोग देखेंगे ऊपर क्लासेस में। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो सिंपल किसी भी एलिमेंट में, कोई भी एलिमेंट में, ये जैसे एलिमेंट है तो इस एलिमेंट में न्यूक्लियस है और जैसे वो उसके चारों ओर आप देख सकते हैं पर्पल कलर का ये जो रोटेशन हो रहा है वह इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वे अलग एक फिक्स्ड शेल में ही रोटेट कर रहे होते हैं, जबकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और एटॉमिक मास जो होता है वो पूरा एटॉमिक मास न्यूक्लियस में ही होता है। और इस वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि एटॉमिक मास होता है इज द सम। व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ एटम। तो इस प्रकार हम लोगों ने एटॉमिक मास देखा। एटॉमिक मास कैलकुलेट करने में C12 कार्बन 12 आइसोटोप्स का क्या रोल है वो हम लोगों ने देखा। अब एग्जैक्ट इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, एटॉमिक मास का डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या है, तो वो आप देख सकते हैं। और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। हाउ डू एटम एग्जिस्ट? एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं ये हम लोगों को देखना है। तो ध्यान रखना है कि जितने भी एलिमेंट हैं वे सभी एटम से बने होते हैं और एटम्स कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मीन्स जितने भी एलिमेंट होते हैं, आप कोई भी एलिमेंट ले लें, कोई भी एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो वो उसमें जो एटम्स होंगे वे एबल नहीं होते हैं फ्रीली एग्जिस्ट की, एबल टू एग्जिस्ट। एबल नहीं होते हैं इंडिपेंडेंटली। मीन्स जितने भी एलिमेंट हैं उसमें एटम्स जो हैं
एटम्स में एबिलिटी नहीं होती टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो वे एग्जिस्ट कैसे करते हैं? मीन्स वे कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फिर भी मैटर तो हमारे आसपास बहुत सारे हैं, तो वे एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं? तो इसका मतलब है कि ये एटम जो है वे फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन ये जब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या फिर आयंस बनाते हैं तो ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। एटम्स जब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या फिर आयंस बनाते हैं तब ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स एटम्स क्या है, तो इसमें एबिलिटी नहीं होता टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, लेकिन मॉलिक्यूल्स में एबिलिटी है। मीन्स ये वह स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी सब्सटेंस का जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, या फिर एटम जब आयन बनाते हैं तब भी वे एग्जिस्ट करते हैं। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि किसी भी मैटर में एटम एग्जिस्ट नहीं करते फ्रीली, उसके मॉलिक्यूल्स या आयंस फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा अगर समझने का प्रयास करें तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक्चुअली में दो बातें इसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। मॉलिक्यूल्स के रिगार्डिंग दो बातें मालूम होनी चाहिए। क्या कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक जनरली एक ग्रुप होते हैं। अ ग्रुप किसका, तो ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स, दो या दो से अधिक एटम्स का ग्रुप होता है। दो या दो से अधिक एटम्स का ग्रुप होता है। और एक बात ध्यान रखना है, ये जो दो या दो से अधिक एटम की बात कर रहे हैं, ये एटम जो होगा वो एक ही जैसा होगा, सेम टाइप एटम, सेम टाइप, एक ही तरह के होंगे। मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक ग्रुप होता है दो या दो से अधिक एटम्स का, और जो एटम्स होते हैं वे एक ही जैसे एटम्स होते हैं। मीन्स अगर एक एटम हाइड्रोजन की बात करें तो दूसरा भी अगर हाइड्रोजन ही होगा तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, मीन्स H2। या फिर अगर एक एटम्स ऑक्सीजन का है, दूसरा एटम्स भी ऑक्सीजन का है, तब इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये हो गया मॉलिक्यूल्स, किसका, ऑक्सीजन का। या फिर अगर हम लोग एक ऑक्सीजन लेते हैं, दूसरा एटम भी ऑक्सीजन का ही लेते हैं, तीसरा एटम भी ऑक्सीजन का ही ले लें, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक मॉलिक्यूल। किसका मॉलिक्यूल, तो ओजोन का। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, हम लोगों ने क्या देखा कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वे एक्चुअली ग्रुप होते हैं दो या दो से अधिक एटम्स के। और ये कैसे एटम्स होते हैं, तो सेम टाइप, एक ही जैसे एटम्स, मतलब एक ही एलिमेंट के एटम्स होने चाहिए, अलग अलग एलिमेंट्स के नहीं। मीन्स अगर यहाँ पे इसको हटा दें, H को हटा के O यहाँ पे ऑक्सीजन का एलिमेंट लगा दें तो दो हाइड्रोजन के साथ ये कंबाइन करेगा, और तब यह मॉलिक्यूल ना रह के क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो दोनों सेम ही एलिमेंट के एटम्स हैं, तो इस वजह से इसको मॉलिक्यूल्स कहेंगे। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स में। तो पहली बात तो ये कि ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ सेम टाइप, और दूसरा ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक्चुअली में स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं। किसका स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, तो किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड के जो कि सक्षम है, जो कि एबल होते हैं, एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जिसमें कैपेबिलिटी होती है, कैपेबल होते हैं टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मीन्स मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो अब एक रिकॉल कर लेते हैं फिर से। हम लोगों ने क्या देखा, हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कोई भी एलिमेंट हो, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, किसी के भी एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते।
तो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते तो वे फिर एग्जिस्टेंस में कैसे हैं? कोई भी मैटर, हम लोगों ने देखा सभी मैटर एलिमेंट्स एटम्स के ही बने हैं, और फिर मैं कह रहा हूँ कि एटम्स जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। तो वे जब फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकते तो मैटर एग्जिस्टेंस आया कहाँ से? मैटर का एग्जिस्टेंस, तो मैटर का एग्जिस्टेंस है उसके मॉलिक्यूल्स की वजह से या फिर आयंस की वजह से। मीन्स एटम जब मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है या आयंस के फॉर्म में रहते हैं तब ये सब कंबाइन करते हैं। और मॉलिक्यूल्स क्या होता है? तो दो बातें ध्यान रखना है। मॉलिक्यूल्स सबसे छोटा पार्ट है जो किसी भी कंपाउंड और एलिमेंट का जो इंडिपेंडेंटली रह सकता है। एटम्स इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, उसमें एबिलिटी नहीं होती है एग्जिस्ट करने की इंडिपेंडेंटली, लेकिन मॉलिक्यूल्स में इंडिपेंडेंटली वे रह सकते हैं, उसमें कैपेबिलिटी होती है। साथ ही साथ मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्रुप ऑफ 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक एटम्स का, और ये जो एटम्स होगा वो सेम टाइप के ही एलिमेंट के होंगे। सेम टाइप के एलिमेंट कहने का मतलब है कि एलिमेंट अगर एक ऑक्सीजन का है तो दूसरा भी ऑक्सीजन का ही होना चाहिए, तीसरा भी ऑक्सीजन का ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक बात करेंगे फास्फोरस का एलिमेंट है, जैसे यहाँ फास्फोरस की बात करें और एक और एलिमेंट ले लिए फास्फोरस का, एक और ले लिए फास्फोरस का, तो ये फास्फोरस नाम का जो एलिमेंट है इसी को हम लोग कंबाइन कर देंगे अगर एक साथ। तो यहाँ चूंकि सभी एलिमेंट, सभी एटम्स जो है वो एक ही एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट है या सेम टाइप ऑफ एटम है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे हम लोग? फास्फोरस का मॉलिक्यूल्स P4। यहां से एक चीज अपने को समझ में आई क्या? तो जैसे इसको भी हम लोग कर देते हैं O3, ये मॉलिक्यूल्स है, इसको भी हम लोग कर देते हैं एक और H, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से अपने को समझ में, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस जो ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स अलग है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स अलग है, और इस मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स अलग है। हमने लिखा था मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? तो 2 या 2 से अधिक एटम्स होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक एटम्स तो हैं। इसका मतलब इसका जो एटॉमिसिटी होगा वह कितना होगा? 4। इसका एटॉमिसिटी होगा कितना होगा? 2। इसका एटॉमिसिटी कितना होगा? 3। मीन्स मैंने जो एक टर्म यूज किया अभी एटॉमिसिटी, ध्यान देंगे इधर, तो एटॉमिसिटी क्या होता है? एटॉमिसिटी क्या होता है? तो एटॉमिसिटी होता है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? तो किसी भी मॉलिक्यूल्स में या फिर कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल्स में या फिर कंपाउंड में। कोई भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड बनाने के लिए जितने एटम्स की आवश्यकता होती है उसे ही उसका एटॉमिसिटी बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक हाइड्रोजन ले लिए, एक और हाइड्रोजन ले लिए और इन दोनों को कंबाइन कर दिए, तो यहाँ पे एटॉमिसिटी कितना हो गया? 2 हो गया। एटॉमिसिटी क्या होता है? तो द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। किसी भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उसे ही हम लोग एटॉमिसिटी कह देते हैं। जैसे हम लोग जनरली लिख देते हैं P4, तो इसका एटॉमिसिटी 4। ये 4 क्या दिखा रहा है? कि एक एलिमेंट है फास्फोरस जिसमें कुछ एटम्स हैं। किसके एटम्स? तो फास्फोरस के ही एटम्स हैं, लेकिन कितने? तो 4 इस टाइप का। मीन्स एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसके? मॉलिक्यूल्स के या फिर कंपाउंड्स के। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये फास्फोरस का मॉलिक्यूल्स है और इसमें कितने एटम है? 4 एटम है। ये जो मॉलिक्यूल्स है ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें कितने एटम है? 2। किसके? हाइड्रोजन के ही। ये जो मॉलिक्यूल्स है ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें कितने एटम्स हैं? तो 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। इसका मतलब एटॉमिसिटी कैसे काउंट होता है वो अगर हम लोग समझ गए तो यहाँ पे सिंपल सा H2SO4 अगर लिखें तो इसका एटॉमिसिटी कितना? तो इसका अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं वेन डायग्राम बनाएंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ऐसे इतने एटम्स इसमें हैं। काउंट कर लेते हैं तो यहाँ पे 3 और 4
7। H2SO4 का एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें HCl का एटॉमिसिटी कितना होता है, तो इसका अगर डायग्राम बनाए तो ये विन डायग्राम हो गया, ये हाइड्रोजन का एक एलिमेंट और एक क्लोरीन का, तो इसका एटॉमिसिटी कितना हो गया, 2। HNO3 की अगर हम लोग बात करें, HNO3 का एटॉमिसिटी कितना, तो यहाँ पे अगर हम लोग विन डायग्राम बनाए तो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन का एटम है और ऑक्सीजन 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 का एटम है 3, तो एटॉमिसिटी कितना हो गया HNO3 का, तो 3 और 2 5। तो इस तरह से अगर हम लोग एटॉमिसिटी समझ गए तो हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे कि एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है, एटम्स में क्या डिफरेंस होता है, मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस होता है और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। चलिए इंक्लूड कर लेते हैं थोड़ा सा मिक्सचर को भी। तो इन अलग अलग वर्ड्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, तो चलिए वो देखते हैं हम लोग। एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड और थोड़ा मिक्सचर को भी लेके चलते हैं। तत्व, परमाणु, अणु, यौगिक और मिश्रण, क्या डिफरेंसेस है थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। आप हमेशा गांठ बांध के रखो कि जब भी हम लोग एटम की बात करेंगे तो इसका एटॉमिसिटी जो होगा वो हमेशा कितना होगा, 1। हमेशा कितना होगा, 1। एटॉमिसिटी, एटम का एटॉमिसिटी हमेशा कितना होगा, 1। एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें तो एलिमेंट जो हम लोगों ने देखा था, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये जो बढ़ते जा रहा है ये सभी एलिमेंट हैं, अलग अलग तरह के एलिमेंट हैं। अभी 120 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट क्या होता है, तो ये अभी जब सभी वर्ड हम लोग देख लेंगे तब आपस में हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। देखिए मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे, सपोज एक हाइड्रोजन लिए, दूसरा भी हाइड्रोजन लिए, तो ये जो एक मॉलिक्यूल्स बना, ये मॉलिक्यूल्स को हम लोग H2 कह देते हैं। सपोज हम लोग एक हाइड्रोजन लिए और एक हाइड्रोजन और ले लिए, लेकिन एक और ले लिए इसमें ऑक्सीजन, तो ये जो बना इसको मॉलिक्यूल्स ना बोल करके हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग H2O बोलेंगे। मीन्स जैसे ही यहाँ पे सेम एटम थे दोनों, कौन से एलिमेंट के, हाइड्रोजन एलिमेंट के, हाइड्रोजन एलिमेंट के सेम एटम हैं दोनों, इसलिए इसको हम लोग मॉलिक्यूल्स कह दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के 2 और तीसरा जो है वो किसी और एटम, कौन सा एलिमेंट हो गया ये, ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन के और 2 हाइड्रोजन के जब एटम्स को आपस में कंबाइन करेंगे तो ये जो चीज़ बना इसको हम लोग बोल देंगे कंपाउंड। तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स में बेसिकली क्या डिफरेंस है, तो इसमें भी कंपाउंड में और मॉलिक्यूल्स में दोनों में ही 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स होते हैं। इसमें भी 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स होते हैं। अंतर क्या है, तो इसमें जितने भी एटम्स होंगे, जितने भी एटम्स मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स होंगे वो एक ही एलिमेंट के होंगे, सेम एलिमेंट के या सेम टाइप ऑफ एलिमेंट के, ये ध्यान रखना है। लेकिन कंपाउंड के जितने भी 2 या 2 से एटम्स जितने भी होंगे वे कम से कम 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के तो होंगे ही, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे ही। ये बेसिक अंतर है, ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें एक ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन, ये तीनों को मिला देते हैं तो ये चूँकि सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, इसलिए इसको किस में रखेंगे, मॉलिक्यूल्स में। किसका मॉलिक्यूल्स,
ऑक्सीजन का, इसका नाम क्या, तो ओजोन। सेम तीनों एटम। लेकिन यहाँ पे अगर एटॉमिसिटी की बात करें तो एटॉमिसिटी 3 है, एटॉमिसिटी 3 है। और जबकि हम बोले थे एटम जिसको कहेंगे उसका एटॉमिसिटी हमेशा 1 होगा। तो क्या ये ऑक्सीजन का एटम है, तो नहीं, ये जो है ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है। अब यहीं में से 2 ऑक्सीजन को हटा देते हैं, 2 ऑक्सीजन को हटा देते हैं और उसके जगह पे हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं और 1 ऑक्सीजन रहने देते हैं। तो ये क्या बन गया, तो अब चूंकि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक एटम्स हैं लेकिन 2 डिफरेंट एलिमेंट के, तो ये बन गया H2O। और अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स ना कहला के क्या कहला गया, कंपाउंड। साथ ही साथ मैंने बोला था एटॉमिसिटी अगर 1 है तो ही उसे एटम बोलेंगे, अदरवाइज सबको एलिमेंट में ही हम लोग रख देते हैं। नेक्स्ट एक वर्ड है मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर और कंपाउंड में हम लोगों ने क्या देखा था, दोनों में सेम बातें थी, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट होंगे, इसमें भी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट होंगे। लेकिन यहाँ पे मिक्सचर में और कंपाउंड में रेशियो का अंतर है, मीन्स इसका रेशियो फिक्स रहता है, ये रेशियो जो है वह फिक्स रहता है। कंपाउंड का रेशियो क्या होता है, फिक्स रहता है। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं केमिकली इन अ फिक्स रेशियो में तब कंपाउंड बनता है। लेकिन मिक्सचर कब बनता है, तो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में कंबाइन करते हैं तब जाकर के मिक्सचर बनता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, एटम किसको बोलते हैं, तो जिसका एटॉमिसिटी 1 होता है। अच्छा अगर एटॉमिसिटी 2 है, मतलब 1 से ज़्यादा हो गया, तो अगर 1 से ज़्यादा हो गया, सपोज यहाँ पे 2 एटम हो गया, एक हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का, एटॉमिसिटी 2 हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये हाइड्रोजन के ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन के ही एलिमेंट है। तो जो बनेगा नया H2, इसको भी बोलेंगे एलिमेंट, तो ये हाइड्रोजन का ही है, लेकिन ये हाइड्रोजन का एटम नहीं है बल्कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है। क्यों, क्योंकि सेम एटम्स कहलाने के लिए एटॉमिसिटी होना चाहिए 1, मॉलिक्यूल्स कहलाने के लिए एटॉमिसिटी होना चाहिए 2 या 2 से ज़्यादा। कंपाउंड के लिए एटॉमिसिटी क्या होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा। तो आई होप कि आपको एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड और मिक्सचर में थोड़ा अंतर तो पता चल गया होगा। ये यही एक्चुअली बेसिक्स डिफरेंस है। हम लोग और डिटेल में देखेंगे मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में क्या डिफरेंसेस है अगले चैप्टर में। फिलहाल के लिए हम लोग तो यहीं पे रुकेंगे और इन सब चीज़ों को फिर से आप एक बार रिकॉल कर लें, वीडियो को 2 से 3 बार देखें, स्पीड बढ़ा के देखें जब एक बार समझ में आ जाए तो। और जब हम लोग इसका आगे लिंक करना स्टार्ट करेंगे मोल से, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर मास या कंपाउंड का मास, तभी ये एटॉमिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत आसान लगने लगेगा और बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। इस चैप्टर का जितना भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जितना भी न्यूमेरिकल्स है वो बहुत आसानी से और कुछ मिनट में ही, कुछ सेकंड में ही बन जाते हैं।